Welcome to Soft Chemistry. I am Dr. Om Prakash Kumar and today we are going to learn about X-rays. X-rays were discovered by W. C. Rosen in 1895. The X-ray tube or discharge tube was discovered by William Coolidge. X-rays are produced when rapidly moving electron collide with heavy metal anode. इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर वैक्यूम पंप से लो कर दिया जाता है और इसके बाद इसे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है। तो इसके नतीजे में जो ये कैथोड है इसके फिलामेंट से, हीटेड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं। ये कैथोड का जो फिलामेंट है ये आमतौर पर हैवी मेटल जैसा कि टंगस्टन है उसका बना होता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जाके एंटी कैथोड या एनोड के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं और इनके कोलिजन के नतीजे में जो यहाँ पे एटम है, एनोड के एटम, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और वो अपना शेल छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं और जिसके नतीजे में वहाँ ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आते हैं और जिसके नतीजे में एक्स-रेज खारिज होती हैं या एक्स-रेज फोटॉन हमें मिलती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एनोड है इसको एक पार्टिकुलर वे में अरेंज किया जाता है अगेंस्ट द कैथोड। ये इस तरह कि इनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री के दरमियान में होता है ताकि मैक्सिमम कोलिजन हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये कैथोड है इसकी जो सरफेस है वो कनकेव रखी जाती है, मतलब ये थोड़ा सा कैथोड जो है इस तरह से अरेंज किया जाता है, कनकेव है। इसकी वजह यह है कि ये इलेक्ट्रॉन को कंसंट्रेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहे हैं उनको ये सपोर्ट पे इकट्ठा कर देगा। जो आप इस डायग्राम में ये समझ सकते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्स रेज बड़ी स्मूथली या आसानी से निकलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, जब बहुत ताकतवर इलेक्ट्रॉन एनोड मेटल के साथ टकराते हैं तो उससे एक्स रेज का अखराज होता है। आमतौर पर जो एनोड या टारगेट मेटल है वो हायर एटॉमिक नंबर जैसे कि टंगस्टन या मोलिब्डेनम हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्स रेज प्रोडक्शन। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं टारगेट मेटल के एटम पर तो ये एनर्जी खारिज करते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं टारगेट मेटल के जो एटम हैं उनको, और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और ऐसा होता है कि वो पूरे का पूरा शेल ही छोड़ के चले जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो टारगेट मेटल है उसके जो शेल हैं उसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो ऊपर में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं वो नीचे शेल में आते हैं और नतीजा उन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी ज़्यादा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं वहाँ पे, तो वो किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तब्दील होती हुई निकल जाती है एक्स रेज की शक्ल में। और इन इलेक्ट्रॉन को जो कि कैथोड रेज कहलाती हैं वो आमतौर पर टंगस्टन हीटेड फिलामेंट का जो होता है उससे हम निकालते हैं और उसको एक्सीलेट कराया जाता है हाई वोल्टेज देकर। तो जो इलेक्ट्रॉन हमने प्रोड्यूस करवाने हैं एक्स रेज प्रोडक्शन के लिए उनको एक्सीलेट करवाया जाता है। अगर उनको एक्सीलेट नहीं करवाएंगे तो वो ताकतवर रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट बात ये है कि it gives them sufficient energy to bring about emission of X-rays by striking the metal target। और यहाँ पे जो टारगेट मेटल है उस पे स्ट्राइक करवाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वरना वो हमें करेक्टरिस्टिक स्पीक नहीं देंगे, करेक्टरिस्टिक लाइन नहीं देंगे। देखा यह गया है कि एक्स रेज आर इमिटेड फ्रॉम द टारगेट इन ऑल डायरेक्शन। तो जब ये कैथोड रेज एनोड के साथ या टारगेट मेटल के साथ कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो जो एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि इनको कम से कम इलाके में प्रोड्यूस किया जाए, कम से कम एरिया में प्रोड्यूस किया जाए। तो इसके लिए इस एनोड को कुछ थोड़ा तिरछा कर देते हैं और ये 12 से 15 डिग्री के दरमियान में इसको थोड़ा इंक्लाइन किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है कैथोड जो रेज आ रही हैं उसके अपोजिट। बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देम इज यूज्ड फॉर यूजफुल पर्पसेस। तो ये बहुत ही एनर्जेटिक रेज हैं, ताकतवर रेडिएशंस हैं, इनका छोटा सा हिस्सा हमें जो कोई यूजफुल पर्पस है, जैसा कि हम किसी चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हैं, एनालिसिस के अंदर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो हमें छोटा सा इसका हिस्सा चाहिए, या हम अगर मेडिकल के फील्ड में बोन की फ्रैक्चर मालूम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका स्मॉल पोर्शन ही हमें चाहिए होता है। अब उस स्मॉल पोर्शन को आप हासिल किस तरह करेंगे? थ्रू विंडो। तो विंडो के थ्रू आप इसे हासिल करेंगे। ऐसे आप फ्री नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और इसकी वेवलेंथ 0.1 से 10 नैनोमीटर के दरमियान है और ये बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ है। एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये किसी तरीके से इंसानों या दूसरे जानदार के कम्युनिकेशन में आती है, उन पर ये पड़ जाती है, तो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इसको विंडो के थ्रू निकालते हैं और यहाँ पे द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द टारगेट मेटल। तो जो एक्स रेज की ये वेवलेंथ है, जो अभी हमने कहा कि 0.1 से 10 नैनोमीटर के दरमियान में इसकी आमतौर पर होती है, ये डिपेंड करती है
कि आपने कौन सा टारगेट मेटल यूज किया है। एवरी मेटल हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो हर मेटल का अपना करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होगा, उसकी वेवलेंथ अलहदा से होगी। तो वो आमतौर पर जो दूसरे एलिमेंट हैं उसके साथ मैच नहीं करेगी, ये अलहदा से होगी। ऑब्टेनिंग द एक्सरे स्पेक्ट्रम। एनोड मटेरियल से जो एक्सरेज प्रोड्यूस्ड होती हैं उनको कॉलिमिनेट करते हैं, उनको रिफाइन करते हैं, और जो एक्सरेज सीधे और होमोजीनियस एक जैसी तकरीबन वेवलेंथ वाले होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, और इसके लिए हम स्लिट यूज करते हैं। और जब ये स्लिट को क्रॉस करते हैं उसके बाद इनको हम डाइफ्रैक्शन मटेरियल, पोटाशियम फेरोसाइनाइड क्रिस्टल मटेरियल है, उसमें से पास करवाते हैं, तो ये मज़ीद उसकी रिफाइन कर देते हैं, और जो छोटी छोटी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनको इन्हांस कर देते हैं, उसके रिजल्ट को उसको वाज़े कर देते हैं, ज़्यादा क्लियर कर देते हैं, उसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं, जैसा कि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था। तो इसके लिए हम पोटाशियम फेरोसाइनाइड यूज़ करते हैं। आजकल बहुत सारे और मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, ये थोड़ा ओल्ड टेक्निक है। तो ये जो एक्सरेज हमें मिलती हैं उनका एनालिसिस करते हैं। दे आर डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल एंड आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि एनोड को हमने यूज़ किया है, एक मेटल टारगेट था, सिर्फ एक सिंगल मेटल के एनोड को यूज़ किया था जिसमें सिर्फ एक ही मेटल के एटम होंगे, इसलिए जो उससे हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा या जो लाइन मिलेगी वो लाइन स्पेक्ट्रल कहलाएंगी। तो दिस इज अलाउड टू फॉल ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। अब हुआ क्या है कि जो एक्सरे हमें मिले हैं उनकी हमने छांट खरांट की है, उनको स्लिट में से पास करवाया है, और स्लिट में पास करवाने के बाद हम इसे डाइफ्रैक्शन के लिए पोटाशियम फेरोसाइनाइड के पास ले गए। अब उसने मजीद इसकी रिफाइनिंग की, इसमें जितनी जो लाइंस हमें नज़र नहीं आ रही थी, जो छुपी हुई लाइंस थी बारीक बारीक, उनको भी इसने इन्हांस कर दिया। और ऐसा करवाने के बाद हम फर्दर ये जो रेडिएशंस हमें मिलेंगी उनको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ले जाएंगे। तो ये भी थोड़ा ओल्ड मेथड है। फोटोग्राफिक प्लेट में आमतौर पर सिल्वर हैलाइड की या इस तरह के मटेरियल की फोटोग्राफिक प्लेट ली जाती हैं जो हमें रिजल्ट को वाजे करके दिखा देती हैं। अब जो हमें सिल्वर हैलाइड का जो फोटोग्राफिक प्लेट से जो हमें मजीद रिजल्ट मिलेगा तो वो हमें एक रिफाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। स्पेक्ट्रा आप ये समझ लें कि कोई कंप्यूटर पर जनरेटेड ग्राफ होगा, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये जो हमें ग्राफ मिला है, स्पेक्ट्रम मिला है, जो उस सारे एनोड मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो कर रहा है, इसमें जो ये पहला हिस्सा है इसको ब्रेमस्ट्रालिंग कहते हैं। तो ये वाइट रेडिएशन होंगी एक्सरेज की, जो कि इतनी वाजे या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी। दूसरी जो है कि अल्फा है, कि बीटा है, कि गैमा है, ये जो एनोड हमने यूज किया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है। मतलब अगर आपने एनोड टंगस्टन यूज किया है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन कुछ और होंगी। अगर आपने एनोड सिल्वर का यूज किया है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन कुछ और होंगी, उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, और उनमें जो ये लाइंस हैं कि अल्फा बीटा के गैमा, तो ज़रूरी नहीं कि ये तमाम सारे के सारे आपको मेटल दे दें, कुछ में डिफरेंट लाइंस होंगी और कुछ में वो लाइन नहीं होंगी, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है। तो यहाँ पे जो नीचे है इसके एक्स एक्सिस पे वो वेवलेंथ है और वो नैनोमीटर में शो कर दी गई है, और वाई एक्सिस पे इसकी इंटेंसिटी है। तो इस तरह से हमें जो एनोड का रिजल्ट है वो फाइंड आउट हो जाता है और हमें ग्राफिक फॉर्म में रिजल्ट मिल जाता है। एक्सरेज की बहुत सी किस्में हो सकती हैं और ये डिपेंड करता है कि जो एनोड मटेरियल है उसके जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से निकलते हैं। आया वो के शेल से निकलते हैं या एम शेल से निकलते हैं या एन शेल से निकलते हैं। तो जो वैकेंसी होगी और बाहर से
जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक्स रेज उसी शेल के नाम से पुकारे जाएंगे, जैसे एल सीरीज के एक्स रेज, एम सीरीज के एक्स रेज, एन सीरीज के एक्स रेज, और फर्दर इनकी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती हैं। एल की एल अल्फा, एल बीटा और एल गेमा हो सकते हैं। इसी तरह एम के भी हो सकते हैं, एम अल्फा, एम बीटा, एम गेमा। The characteristic X-rays spectrum of the anode has discrete spectral lines of three types: K series, L series and M series. Generally जो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं उसमें M series तक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और X rays भी M series तक होते हैं, लेकिन ये N series तक भी हो सकते हैं। Each series has various spectral lines like K alpha, K beta, K gamma और L alpha, L beta और L gamma and M alpha, M beta and M gamma. K alpha is obtained when electron of L shell falls into K shell to fill the vacancy there. M alpha is obtained when electron of N shell falls into M shell. M beta is emitted when electron of O shell falls into M shell and so on. तो हम देख सकते हैं इस फ्लैट डायग्राम में कि किस तरह से एक्स रेज इमिट हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल जैसा कि एन शेल, एम शेल या एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर आते हैं तो उस तरतीब के लिहाज से के अल्फा, के बीटा और के गैमा और के डेल्टा भी पॉसिबल हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल से के में आए तो के अल्फा, और अगर ये एम शेल से के में आए तो के बीटा, और अगर ये एन शेल से आ जाए तो ये के गैमा होगा, और अगर ये ओ शेल से आए तो के डेल्टा होगा। इसी तरह एल अल्फा में इलेक्ट्रॉन एम से एल के अंदर आएगा और एल बीटा के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एन शेल से आएगा, एम शेल के अंदर, और इस तरह से एम अल्फा होगा। और सिमिलरली बीटा भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से होता है। तो ये टोटल जो है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की उछल कूद से कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, और फिर इलेक्ट्रॉन एनोड के एटम में किस तरह ट्रांजिशन करता है, नीचे किस तरह आता है, और इस तरह से एनर्जी खारिज होगी। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जूं ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आएगा तो वहाँ एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा खारिज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब सॉफ्ट केमिस्ट्री फॉर मोर अपडेट्स।